हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड में काफ़ी सारे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे कॉलेज में एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सोल्व करके दिखाएं और उनका तरीका क्या है एमसीक्यूज़ को सोल्व करने का, और कौन कौन सी वो बातें हैं जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इस वीडियो से मैं लगभग इस चैप्टर से, ये जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, इससे लगभग 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला रूल ये है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि उसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, और ऑप्शन भी आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। ऑप्शन 4 हमें दिए गए हैं और इन चारों में से हमें क्वेश्चन से समझ में आता है कि इनमें 3 ऐसे हैं जो कि पॉलीमेरिक हैं, एक ऐसा है जो कि पॉलीमेरिक नहीं है। तो हमें उसी को ढूंढना है, उसी को देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक बायोमोलिक्यूल है जो कि पॉलीमेरिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। दूसरा है प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड्स या पेप्टाइड बॉन्ड का पॉलीमर होता है। तीसरा है पॉलीसैकेराइड जो कि मोनोसैकेराइड्स का एक तरीके से पॉलीमर होता है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज वगैरह आते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट से, ये प्रोटीन से रिलेटेड और ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। ये जो लिपिड्स होता है, लिपिड्स इसकी बेसिक यूनिट होती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और ये बेसिकली जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स होते हैं ये रिपीटेटिव चेन फॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो सही आंसर इसका आप लगाएंगे लिपिड्स। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी, लिपिड्स। दूसरा क्वेश्चन है, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। ये जो फैट मॉलिक्यूल, एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, जब इनका एस्ट्रिफिकेशन होता है तो उस समय पर ये एक फैट मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल वो है 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मिलकर के एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ए। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है और हमें उसी गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया है, सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है यूरेसिल इज पिरिमिडीन, बिल्कुल। सुक्रोज इज डायसैकेराइड्स, बिल्कुल। तो गलत आंसर क्या होगा, वो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ये बात गलत है क्योंकि ग्लाइसिन एक सिंपल अमाइनो एसिड्स है और ये मैं अमाइनो एसिड्स के चैप्टर में कवर करके बता चुका हूँ आपको कि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता, राइट। और उसके बाद आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड का सी। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, मतलब कि एक ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता, कौन सा है वो, लाइसोजाइम है, राइबोजाइम है, लाइगेज है, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है। तो सही आंसर क्या हो इसका दोस्तों, बी, राइबोजाइम। ये जो राइबोजाइम होता है ये एक तरीके से राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और इसके बारे में हमने तब बताया था जब मैं राइबोसोम को डिस्कस कर रहा था, और उस टाइम पर मैं प्रोटीन सिंथेसिस का भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, राइबोजाइम। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। ये जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल होता है ये किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए किरेटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ऑप्शन बी दिया गया है डी ग्लूकोजामीन,
ऑप्शन सी दिया गया है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और डी ऑप्शन है लिपोग्लाइकॉन्स। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। दोस्तों ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होता है ये एक तरीके से ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है और ये फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है। तो सही आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कई बार हम इस तरह के जब एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने में कई बार हमसे ये भूल हो जाती है, यहाँ पर डज की जगह हम नोट फील कर लेते हैं, नोट रियलाइज़ कर लेते हैं खुद से ही, और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम रियलाइज़ कर लेते हैं डज नॉट, बट यहाँ पर नोट लिखा हुआ नहीं है। इन चारों बायोमोलिक्यूल्स में से किसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसराइड्स, ऑप्शन बी है मोनोसेक्राइड्स इन ए पॉलीसेक्राइड्स, और अमाइनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड, और न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर है इसका न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड। राइट, इनके अंदर होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को के लिंक बनाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। ये जो कोएंजाइम का जो ज़्यादातर कोएंजाइम के अंदर जो इसेंशियल आवश्यक जो कंपोनेंट है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स लगाते हैं या वो प्रोटीन्स लगाते हैं। सही आंसर क्या है इसका? विटामिन्स। विटामिन्स इसका सही आंसर है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें NAD या फिर हम बात करें NADP की, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर एक नियासिन विटामिन्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोएंजाइम है इनके साथ इनका जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है एक वो विटामिन्स होता है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, इसको फटाफट आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है? माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है या राइबोस 5 फॉस्फेट है? सही आंसर इसका नंबर 2 सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है एक तरीके से ग्लूकोज का ही डाइसैकेराइड्स होता है जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम्स होते हैं। राइट, तो सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 सुक्रोज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। ये जो काइटिन है मैक्रोमोलिक्यूल ये क्या है? तो इसके रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, या सेकंड स्टेटमेंट बी है फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, या ऑप्शन सी सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, या डी सिंपल पॉलीसेक्राइड है। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन होता है इसका सही आंसर है ए, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स। दोस्तों ये जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन होता है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होता है जिसके अंदर कंटेनिंग अमाइनो शुगर्स और केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं। राइट, और इसका जो सही एग्जांपल है वह ग्लूकोजामिन, जस्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया था एमसीक्यूज़ के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है? ट्रिप्सिन है, या हीमोग्लोबिन है, या कोलेजन है, या इंसुलिन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसको डायरेक्टली अब याद ही किया जा सकता है, इस पर कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आपकी कौन सा हो सकता है। अगर आपको याद है कोलेजन तो आप कोलेजन पर टिक करेंगे। तो सही आंसर इसका कोलेजन। और एक बात और मैं आपको बता दूं, प्लांट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो है रूबिस्को, जो कि मैंने कंसेप्ट के अंदर आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का अवयव नहीं है या पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोलीन, चौथा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स। तो सही आंसर क्या है? तो मोस्टली स्टूडेंट जो अगर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स का तो सबको याद रहता है, कोलेस्ट्रॉल और प्रोलीन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका प्रोलीन। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन का प्रोलीन पार्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रोलीन एक तरीके का अमाइनो एसिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन DNA आर।
तो डीएनए के चैप्टर को हम अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं मैं डीएनए आरएनए से रिलेटेड, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, इसके रेस्पेक्ट में 4 हमारे पास ऑप्शन है। ये पैरेलल होती हैं, या डिसकंटिन्यूअस होती हैं, या एंटी पैरेलल होती हैं, या सेमी कंजर्वेटिव होती हैं। तो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक हुआ तो वो सेमी कंजर्वेटिव लगाएंगे या वो एंटी पैरेलल। तो सही आंसर है इसका एंटी पैरेलल, ठीक है। इन 2 को तो वो स्किप कर देंगे, बट यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव वाले में कई लोग टिक कर देते हैं, जबकि सही आंसर इसका एंटी पैरेलल। क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, और मैंने बताया भी था कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने ये बताया था कि ये जो डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3' to 5' डायरेक्शन और 5' to 3' डायरेक्शन एंटी पैरेलल होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। सही आंसर क्या होगा, स्टेरॉइड्स होगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा, या ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, या लिपोप्रोटीन्स। तो सही आंसर इसका दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। तो यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, बट रियल आंसर यहीं से ही निकल जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है। हालांकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है एक तरीके के न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिट मॉलिक्यूल या किस चीज़ से बना होता है न्यूक्लियोटाइड, इसका कंपोजिशन क्या है। बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिया गया है, या होल एन दिया गया है बेस शुगर फॉस्फेट का, या शुगर फॉस्फेट। तो सही आंसर क्या है हमें पता है अच्छी तरह से, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं डीएनए के बारे में अच्छी तरह से। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक में कवर कर चुका हूँ, जहाँ पर हमने देखा बेस शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बचे हुए क्वेश्चंस को फटाफट कवर करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। आयरन है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, या कार्बन है। तो सही आंसर है कार्बन दोस्तों। कार्बन एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के प्रिपरेशन से भी, अगर आप बीएससी 3rd ईयर में हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ज़्यादातर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज़ ए स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ। यहाँ पर हमारे पास आरएनए के 4 टाइप्स दिए गए हैं। इन 4 टाइप्स में से एक टाइप आरएनए का ऐसा है जो कि क्लोवर लीफ से जिसकी स्ट्रक्चर रिसेंबल करती है, समानता प्रदर्शित करती है। कौन सा है वो? तो सही आंसर इसका दोस्तों ट्रांसफ़र आरएनए। अगर आपने आरएनए के टॉपिक को अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी, चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने आरएनए को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी कवर किया है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो पूरा चैप्टर है बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। और उसके ज़रिए मतलब अगर आप उन कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को दे सकते हैं उसके बेस पर, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने आरएनए को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेजन क्या है? कोलेजन के रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, या फाइब्रस प्रोटीन है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका फाइब्रस प्रोटीन ए। 17 का आंसर क्या होगा? ए। कोलेजन क्या एक मेजर फाइब्रस प्रोटीन होता है, और जनरली ये बनता कहाँ पर है? जैसे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वाइट फाइबर्स, और इसी में पाया जाता है फाइब्रस प्रोटीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो लिपिड्स होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं। बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर, क्यों? क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल क्या है, क्यों नहीं वाटर में घुल पाते? इसका डायरेक्टली रीज़न पूछा गया है। क्या ये हाइड्रोफिलिक है, या हाइड्रोफोबिक है, या न्यूट्रल है, या ज्यूट्रांस? मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से लिपिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, यानी कि पानी के अंदर घुलते नहीं हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो पानी को प्यार करे। फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है, अट्रैक्शन। तो भाई जैसा कि आपको पता है भाई, ये तो इनसॉल्युबल है, दैट मीन्स ये रिपेल करेगा। तो सही आंसर इसका दोस्तों हाइड्रोफोबिक, ठीक है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेरॉइड इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है?
कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। सही आंसर है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। जबकि मेनली काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो टेस्टोस्टेरोन लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच एक्ट एट लो पीएच आर कॉल्ड एज। यानी कि एक ऐसा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि लो पीएच पर एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीएजेस, अल्फा अमाइलेज, हाइड्रोलेजेस एंड पेरोक्सिडेज। तो सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोलेजेस। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बायोमोलिक्यूल्स थे। बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, अगर आपको वाकई इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से और भी ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर और भी ज़्यादा MCQ सॉल्व करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना मैं सब्जेक्टिव ही अपलोड करूँगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।